लखनऊ में धारा 144 हुई लागू। त्योहारी सीजन को लेकर 10 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश। कानपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल। मुठभेड़ में 9 और बताते चले कि 3 तस्कर गिरफ्तार। सीतापुर के सिंगौली के पास चलती कार में लगी आग। आग लगने से एक कार सवार झुलसा। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अंबेडकर जिले के जिला अस्पताल में रात को छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना पर सीएमएस उप जिलाधिकारी पीडब्ल्यूडी एक्सएन और वहां मौके पर पहुंचे और पीडब्ल्यूडी एक्सएन ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जिसके लिए उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है और कहा गया है कि घटिया निर्माण पाए जाने पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात के सामने 8:30 बजे करीब सीएमएस द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि यहाँ पर जो 42 बेडेड एक्सटेंडेड कोविड हॉस्पिटल की एक्सटेंशन बिल्डिंग बना रहा है, उसका जो फ्रंट का जो पोर्च है, छज्जा है, वो गिर गया है। फिर तत्काल हमारा एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कोई हानि नहीं है, बट फिर भी ये बिल्डिंग नया बिल्डिंग है और बहुत जल्दी से हैंडओवर होने लायक है। हमको जानकारी मिलने के बाद तत्काल हम लोग संबंधित कार्यदायी संस्था जो CNDS यूनिट 44 अयोध्या है, उनसे बात किया है। उनके द्वारा बताया गया, पहले ठेकेदार को इसका जो वीकनेस है या डिफ्लेक्शन है उसके संबंध में 15 दिन के पहले अवगत करा दिया है, फिर भी ठेकेदार द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं किया गया करके। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अब तक 32.92 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। 32.92 लाख करोड़ रुपए का MOU किए गए हैं। गुजरात वाइब्रेंट समिट और MP समिट का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि 92 लाख लोगों को रोजगार का वादा करने पर नया कीर्तिमान रचा गया है और गुजरात समिट में 15 लाख रोजगार का वादा किया गया था। 92 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें सभी कीर्तिमान रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान रचा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समिट में शामिल हुए, जिसमें आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे से हिस्सा लेंगे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंचेंगी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होने पहुंचे 3:30 बजे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज इस में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंच रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जो दूसरा दिन है और जिसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया लखनऊ पहुंचे हैं।
खबर गाजियाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे से सटे थाने से चंद कदमों की दूरी पर दीवान चैरिटेबल हॉस्पिटल से चोर साइकिल लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोर और पुलिस ने दावा किया है कि चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दीवान चैरिटेबल हॉस्पिटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर साइकिल लेकर मौके से फरार हो गए और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैत की जंगलों में एक अज्ञात शव मिला है। हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आला अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। सीओ सिटी और एसपी सिटी ने मौके का मुआयना किया। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा, ऐसा एसपी की तरफ से बयान सामने आया है। तो एक अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद शव को फेंकने का आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई है और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस पूरी मामले का खुलासा किया जाएगा। एक करीब 30-32 साल की युवक का शव है, जो यहाँ पे खेतों में मिला है। ये रात में घटना की गई होगी। इस पे कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने का भी प्रयास हुआ है, जिससे इसकी पहचान न हो। पुलिस के लिए कई टीमें लगाई गई हैं, जो सीसीटीवी और मैनुअल पता करने में और इसका ट्रैक कराने में कि ये कौन व्यक्ति है, इसकी पहचान हो, इसके लिए लगी हुई है और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा भी किया जाएगा। चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिरासत में विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को लिया गया है। चित्रकूट जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी। मुलाकात करने पहुंची थी पत्नी निखत अंसारी। जेल में मोबाइल लेकर पहुंची थी निखत अंसारी। दूसरी प्रतिबंधित चीजें भी लेकर गई थी। डिप्टी ज्वेलर के कमरे में हो रही थी मुलाकात और अचानक तलाशी में मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया। जेल प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर मोबाइल लेकर अब्बास अंसारी की जो ये मिलने जेल पहुंच रही थी, इस दौरान मोबाइल लेकर अब्बास अंसारी की पत्नी पहुंची और इस दौरान चेकिंग के दौरान मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित चीजें मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरिक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरिक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है।
हमीरपुर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इन्वेस्टर के साथ साथ बैठक कर जिले में निवेश पर चर्चा की गई, जिसके बाद कई इन्वेस्टर ने जिले में निवेश करने की सहमति जताई है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री लाने के उद्देश्य से जिले में रोजगार को बढ़ावा देना है, ताकि यहां रहने वाले लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार न करना पड़े। 16 निवेशकों ने अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 310 करोड़ रुपए के निवेश की सहमति जताई है। कार्यक्रम में पहुंचे 4 निवेशकों ने एमओयू साइन कर जिले में निवेश करने की सहमति प्रदान की है। इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम था। इसका मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में देश और विदेश के तमाम इन्वेस्टर्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहां पर एक भव्य कार्यक्रम और उसका प्रसारण भी उन्होंने किया। और जनपद में जो लोग भी हमारे निवेशक थे उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित भी किया हमने और उनसे एमओयू भी यहाँ कराया। और इसी अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगी, जिसमें जो भी हमारे यहाँ के निवेशक हैं सबने अपना जो भी कार्य कर। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। नोएडा एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। कार में सवार 6 लोग, जिसमें से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार में 2 युवती और 4 युवक थे, जहां पर तेज रफ्तार एक कार पलट गई और इस दौरान आपको बता दें कि 6 लोग कार में सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नोएडा के एलिवेटेड रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई और कुल 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 4 युवक और 2 युवतियां गाड़ी में सवार थीं। नोएडा एलिवेटेड रोड का यह हादसा है, जहां पर तेज रफ्तार एक कार बीच रास्ते में पलट गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एलिवेटेड रोड है, थाना सेक्टर 24 और चौकी के पास, यहाँ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। निशान गाड़ी है, इस पे 6 लोग सवार थे, 4 युवक और 2 युवतियां। ये अनियंत्रित कार पलटने के बाद एक युवती की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इसके शव को मारने के लिए भेजा गया है। जो 5 अन्य व्यक्ति हैं, तो ज्यादा छोटे नहीं है, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया है। खबर मथुरा से है, जहां कोशीगल थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों की निशानदेही पर चोरी की 14 बाइक, मास्टर चाबी और अवैध असलहा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि सभी आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल में ही सभी की आपस में मुलाकात हुई। आपको बता दें कि सभी आरोपी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले क्षेत्र में अलग अलग फैलकर मोटरसाइकिल चोरी करते थे और 15 से 20 गाड़ियां हो जाने पर उन चोरी की गाड़ियों को हरियाणा और राजस्थान में जाकर बेच देते थे। और एसटीआरए साहब और सीओ छाता साहब के क्लोज सुपरविजन एवं व्यक्तिगत मॉनिटरिंग के अंतर्गत थाना कोसी की पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा है और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें एक अभियुक्त जनपद आगरा का, एक अभियुक्त जनपद अलीगढ़ का, एक मथुरा का और एक पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पे कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ लॉक तोड़ने के लिए जो चाबी इस्तेमाल की जाती थी वो बरामद की गई है।
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग की तरफ से 15 फरवरी के बाद जांच की जाएगी। आदेश जारी किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान किया जाएगा। सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 5000 का चालान किया जाएगा। तो परिवहन विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें वाहनों में अगर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी है तो चालान किया जाएगा। 15 फरवरी के बाद से जांच शुरू की जाएगी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 5000 रुपए का चालान किया जाएगा। तो 15 फरवरी तक का समय दिया गया है परिवहन विभाग की तरफ से। अगर 15 फरवरी के बाद किसी भी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हुई तो ऐसे में 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बुलंदशहर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दवा विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। शादी समारोह में जा रहा था संजय नाम का दवा विक्रेता। झगड़े में बीच बचाव के दौरान चाकू से हमला किया गया। मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सयाना कोतवाली क्षेत्र का एक पूरा मामला है जहां पर चाकू घोंपकर एक दवा विक्रेता की हत्या की गई है। बता दें कि शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहा था संजय नाम का व्यक्ति, लेकिन बीच रास्ते में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान चाकू घोंपकर दवा विक्रेता की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दवा विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। अब इस मामले में पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। झगड़े के बीच बचाव के दौरान ये हादसा हुआ जब चाकू घोंपकर दवा विक्रेता की हत्या की गई। मेरे भी आया हूँ, मेरे भतीजे लड़का हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ था? कैसे मौत हुई है? इसी चक्कू लगा है, मुझे जानकारी मिली तो मैं यहाँ आया हूँ। जी, लेकिन 1.5 घंटा हुआ, कोई डॉक्टर नहीं आया, ट्रीटमेंट नहीं करा किसी ने, कुछ नहीं करा। और यहाँ पे जो ना किसी पुलिस को सूचना दी, किसी ने कुछ हमने सूचना दी है सबको, पुलिस को भी दी है हमने, हमने पुलिस बुलाई है और किसी ने पुलिस बुला ली, अस्पताल वाले ने बुलाई, पुलिस किसी ने बुलाई। अरे हो सकता है अगर यूं बच जाता लड़का, लेकिन अब इसकी डेथ हुई, नहीं बचने कारण ही हो रहा है अस्पताल की लापरवाही। क्या लापरवाही है अस्पताल की? लापरवाही हुई, डॉक्टर की लापरवाही। तो दवा विक्रेता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि बीच बचाव के दौरान दवा विक्रेता को चाकू लगी है और इस दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल शुरू कर रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से दवा विक्रेता की मौत हुई है। हालांकि अब ये चीजें जांच में ही निकलकर सामने आएंगी कि किन परिस्थितियों में आगे की जानकारी निकलकर सामने आएगी। तो बीच बचाव के चक्कर में दवा विक्रेता को चाकू लग गई और इस दौरान उसकी मौत हो गई है। चाकू लगने की वजह से दवा विक्रेता की मौत का मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पर भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर परिजनों ने जानकारी दी है। जजी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादों के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से न्याय विभाग की ओर से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और वहीं लघु वादों के निस्तारण को लेकर दोनों पक्षों से संपर्क भी साधा गया।
कोशिश हमारी कि और अच्छी तैयारी हो, प्रचार प्रसार में बढ़िया हो रहा है। हमने गाड़ियों में भी प्रचार करवाया है, यातायात ट्रैफिक वालों से भी हमने बात की है, पंपलेट छपवाए हैं, बैनर छपवाए हैं और शिविर हमने काफी करे हैं गाँव में, तहसील में जाके, ताकि पब्लिक इससे अवेयर हो जाए। क्योंकि पब्लिक तक जितनी सूचना पहुंचेगी उतनी पब्लिक आएगी। ताकि हमारे कोर्ट से भी है काफी मुकदमे, कोशिश तो ये रहेगी कि पहले का टारगेट हम आगे बढ़ाएं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो बता दें, त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। तो राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो त्योहारों के सीजन में शांति बरकरार रखने के लिए धारा 144 राजधानी लखनऊ में लागू की गई है। 10 मार्च तक धारा 144 लखनऊ में लागू रहेगी और जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 10 मार्च तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं प्रदेश में, और साथ ही साथ राजधानी लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। 10 मार्च तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। सदर तहसील औरैया में गोपाल वाटिका में जिलाधिकारी ने बड़ी ही भव्यता से 3 दिन का इन्वेस्टर महाकुंभ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे, जिसमें जिले के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है। वहीं आईआईटी और पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी बुलाया गया है। बता दें कि अभी तक जिले में 2100 करोड़ का इन्वेस्ट करने का लक्ष्य आ चुका है और आगे भी ये निरंतर चलता रहेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के 75 जिलों में मनाया जा रहा है। एमएससी के लिए तो आपकी शादी उसी में कोर्स में लगाना पड़ता है। ये आयुर्वेद भी एक साधना है, मन को नियंत्रित करना भी साधना है। जो कर लेते हैं वही धूमकेतु की तरह चमकते हैं, पलटते। जो नहीं करते वो सामान्य बच्चों की तरह मार्कशीट लेने के खाली टहलते रह जाते हैं। आपको लाखों में एक बनने का हुनर आना चाहिए। आप क्षेत्र खुला हुआ है, आसमान खुल गया इस समय। पहले खेल केवल स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए होता था, अब आप देख लीजिए जब से आईपीएल चल रहा है 2 शतक लगाइए 10 करोड़ में बिक जाइए। 10 करोड़ 20 करोड़ जैसे खेल हो गए। सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है, लेकिन इस सरकार की योजना को प्रधान ने पलीता कर लगा दिया है। आपको बता दें कि बरेली के तहसील नवाबगंज के मल्लापुर गांव के रहने वालों ने प्रधान महेश कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव वालों का कहना है कि 2017 की सूची में सरकार ने 11 लोगों को आवास देने की सूची जारी की थी, जिसमें 8 लोगों को पात्र बनाकर आवास बनवा दिए गए थे और 3 लोगों को अभी तक आवास नहीं दिलाए गए हैं। सभी गांव वालों का कहना है कि प्रधान को वोट न देने के कारण पात्र को अपात्र बताकर आवास कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी ने आवास के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बताया जा रहा है कि प्रधान अपनी दबंगई के लिए जाना जाता है, जिसकी शिकायत गांव वालों ने सीडीओ और उच्च अधिकारियों से भी की थी, लेकिन 6 साल में अभी तक किसी ने भी इन गरीबों की कोई सुध नहीं ली। चलो फिर देंगे तुम जरा। आवास का सर ये मामला है, हमने गांव में वोट देते हैं प्रधान जी को, मतलब प्रधान अपने इकबाल साहब प्रधान को, मतलब बाबू सिंह मतलब प्रधान जी को वोट नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने हमारा आवास करवा दिया। सेक्रेटरी साहब आए थे हमारा जांच करने के लिए, तो उन्होंने हमें 10,000 रुपये मांग की। क्या नाम है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी नाम है पुष्पेंद्र। अच्छा, हाँ जी। तो पुष्पेंद्र साहब बोले वैसा 10,000 रुपये हो तो तेरा आवास बन जाएगा, और नहीं हो पैसे तो नहीं बनेगा। तो मैं सर मेरे पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं आएंगे पैसे तो साहब मैं नहीं दे पाऊंगा। अभी मुझे पास पैसे नहीं है, मैं साहब गरीब आदमी हूँ, कहाँ दूंगा मैं? वोट नहीं दिया, मैं तो कटवा दिया। कौन कह रहा है ये बात? वो खुद मुझ से कह रहे हैं ये बात। अच्छा, इसलिए आवास नहीं बना? इसलिए आवाज। और लोगों को बन गए थे? कौन सी सन में लिस्ट में आया था तुम्हारा? 2017। 2017 में आया था ना? आवाज जय मामला आए क्या कहते हैं, हम लोग ना वोट ना रहे, उन्हें आवाज कटवा दी। पैसे ऐसे मांगे किसी ने? पैसे सेक्रेटरी ने मांगे। कितने पैसे मांगे? 10,000।
क्या बोले 10,000 दे दो तो आवास बन जाएगा। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं तुमने भाई वोट नहीं दिया हमें तो हम कैसे बनवा पाए आवास। और लिस्ट में नाम है आपका? लिस्ट में नाम है पास हो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।